नमस्कार। भारद्वाज क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम जिन मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे वो है वर्ग क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का पता हम कैसे लगाते हैं, द्वितीय संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है तथा द्वितीय संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, पाइथागोरस त्रिक को हम कैसे निकाल सकते हैं तथा अंत में हम इन मुख्य बिंदु पर आधारित बहुत ही जरूरी तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग क्या होता है? जब हम किसी द्वितीय संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इसको हम यूं भी लिखते हैं 2 का वर्ग या 2 की पावर 2, अर्थात या 2 जो है आधार जो है वो 2 बार गुना हो रहा है, ये हमारे पास 2 का वर्ग आता है। अब वर्ग क्यों कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? आपको पता है कि वर्ग या स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लो हमारे पास एक वर्ग है और इसमें जो है भुजा हम ए लेते हैं, तो एक भुजा ए भी ए है, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी और ए भी ए होगी। जब हम इसके क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल होता है इसका भुजा गुना भुजा, अर्थात साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, जो हमें ए गुना ए अर्थात भुजा गुना भुजा या साइड गुना साइड प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या करते हैं, वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लो हमने 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को जो है वो 3 से उसी अंक से हमने गुना करनी है, तो 3 का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग बराबर है 9 होता है। अब बात करते हैं हम कि संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात हमें संख्या दी गई है, अगर उसका हम वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई में क्या अंक होगा। वैसे तो हम किसी द्वितीय संख्या का वर्ग लेकर उसकी इकाई का अंक को देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम सीखेंगे कि जब किसी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो बिना गुना किए, बिना उसका वर्ग प्राप्त किए, हम जो प्राप्त संख्या होगी उसके इकाई में क्या अंक होगा। उदाहरण के तौर पर हमें मान लो पूछा गया है कि 81 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप पता है 81 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 81 को 81 से गुना करते हैं। जो गुना करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 6561। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका अंक में 1 है, परंतु हमने इस तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। हमने बिना गुना किए, बिना वर्ग किए प्राप्त करना है कि इसके वर्ग से जो प्राप्त संख्या होती है उसकी इकाई में क्या अंक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसमें जो इकाई के अंक होते हैं उनका ही वर्ग जो है वो उनके वर्ग से प्राप्त संख्या की इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप 81 के वर्ग का बिना गुना किए बता सकते हैं कि जो इसके इकाई में अंक होंगे उनका वर्ग ही प्राप्त संख्या की इकाई का अंक होता है। इसी प्रकार एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मेरे पास स्थाई है, स्थाई का वर्ग करना है, तो स्थाई के इकाई में कितना अंक है, 7 है, तो इसकी 7 का वर्ग में जो संख्या प्राप्त होती है इसका इकाई का अंक ही इस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो 7 का वर्ग होता है 49 में इकाई का अंक 9 है, तो यही इस स्थाई के वर्ग से प्राप्त होने वाली संख्या के इकाई में अंक होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था 81 का वर्ग प्राप्त किया था 6561, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर इसको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है इसकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, ये तो हम किसी का गुना करके बता सकते हैं, परंतु हमने बिना गुना करके बताना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक संख्या 5762 है, तो हमने पता करना है कि क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात किसी संख्या का वर्ग करके ये संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट जैसा काम हो रहता है कि हमें कैसे पता होगा कि किसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग प्राप्त करके हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात किसी संख्या का वर्ग करके हमें क्या ये संख्या प्राप्त हो सकती है।
ठीक है। इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपको टेबल बना के दे रहा हूँ इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए। आपको पता है कि 1 का वर्ग हमारे पास 1 होता है, 2 का वर्ग हमारे पास 4, 3 का वर्ग हमारे पास 9, 4 का वर्ग हमारे पास 16, 5 का वर्ग हमारे पास 25, 6 का वर्ग हमारे पास 36, 7 का वर्ग हमारे पास 49, 8 का वर्ग हमारे पास 64, 9 का वर्ग हमारे पास 81 या 10 का वर्ग हमारे पास 100 होता है। मैंने 1 से लेकर 10 संख्या ली और उन सब का वर्ग निकाला। जब इन सब संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, जरा इस पूर्ण वर्ग संख्या की तरफ ध्यान दो। आप यहां पर क्या पाओगे? आप देखोगे कि 1 से 10 के वर्ग से प्राप्त होने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं में आपके पास इकाई का अंक या तो 1 आता है, ठीक है, या तो 1 आता है, या तो 4 आता है, या तो 9 आता है, या तो 6 आता है, या तो 5 आता है, ठीक है। इकाई में कहीं पर भी आपको 2 नहीं मिलता, 3 नहीं मिलता, 7 नहीं मिलता और 8 नहीं मिलता। आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या क्या मिला? 1 मिलता है, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब 1 से लेकर 10 संख्याओं का वर्ग लेंगे तो उसकी जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है उसकी इकाई में या तो 1 आता है, या तो 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, परंतु 2, 3, 7, 8 नहीं आता। इसका मतलब क्या है? जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है उसकी इकाई में या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि जिसकी इकाई में 1, 4, 5, 6, 9 आएगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और जिसकी इकाई में 2, 3, 7, 8 आता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। इसी प्रकार मैंने उदाहरण लिया था 5762। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसकी इकाई में कितना है? हमारे पास 2 है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में कभी कहीं भी इकाई में हमारे पास क्या है? 2 नहीं आता, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 6581 इकाई में कितना है? 1 है। तो इकाई में 1 होता है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। और आप देख सकते हैं ये जो पूर्ण वर्ग संख्या आपके पास है 81 के वर्ग से प्राप्त होती है। तो ये तरीका है पूर्ण वर्ग संख्या को ज्ञात करने का। जिसकी इकाई में 1, 4, 5, 6, 9 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जिसकी इकाई में 2, 3, 7, 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं जीरो के केस में, ठीक है, जीरो की संख्या आपके पास जो है वो सम संख्या में आनी चाहिए। अर्थात 2 जीरो आए, 4 जीरो आए, 6 जीरो आए या 8 जीरो आए, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो मेरे पास 10 है, क्योंकि इसमें 1 जीरो आ रही है अर्थात वो 20 नंबर में आ रही है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पर 100 आता है अर्थात यहाँ पर 2 जीरो आती है, तो ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे पास 1000 आता है, क्योंकि हम पर 3 आ रही है अर्थात 20 नंबर में आ रहा है, हमारे पास 20 में आ रहा है, इवन नंबर में 0 आ रही है, तो ये क्या है? हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पर 4 जीरो आती है अर्थात सम इवन नंबर में आता है, तो हमारे पास ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। ये मैंने पहले बता दिया कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग को ज्ञात करने के लिए हमारे पास सिंपल सा है कि हम मान लो हमें किस संख्या का वर्ग निकालने के लिए बोला गया, हमें बोला गया कि 25 का वर्ग ज्ञात करो। तो इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? 25 को 25 से गुणा कर दो, अर्थात उस संख्या को उस संख्या से गुणा की जाती है,
ठीक है, जो हम संख्या प्राप्त होती है वो इसका वर्ग होता है। फिर बात करते हैं वर्गमूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको समझना है। वर्गमूल, वर्गमूल दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ग मूल। ठीक है, वर्गमूल का मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या जिस संख्या के वर्ग से प्राप्त होती है, जिस मूल से प्राप्त होती है। पूर्ण वर्ग संख्या जिस मूल से या जिस वर्ग संख्या से प्राप्त होती है वो उसका वर्गमूल कहलाता है। आप देख सकते हैं कि 25 का वर्ग लेकर हमारे पास 625 आता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इस पूर्ण वर्ग संख्या जिस मूल से प्राप्त होती है हमें, वो इसका क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यहां पर मैंने आपके पास 81 का वर्ग लिया था, मतलब 81 को मैंने 81 से गुना की, वो आता है हमारे पास 6561। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास जिस मूल से प्राप्त हुई है, अर्थात जिस संख्या का वर्ग लेकर ये संख्या प्राप्त हुई है वो उसका वर्गमूल कहलाता है। अर्थात 6561 का वर्गमूल जो हमारे पास 81 है, 625 का वर्गमूल हमारे पास 25 है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, ये तो मैं समझने के लिए आपकी बात की। इसको निकाला कैसे जाता है, इसकी हमारे पास दो विधियां होती है। एक विधि को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक बोलते हैं विभाजन विधि। हम दोनों विधियां बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, एक है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है हमारे पास विभाजन विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, पहले इस विधि से करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या विधि होती है। ठीक है, इसके लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लो आपको पूछा गया कि 729 का वर्गमूल ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। और किस विधि से पूछा गया, ये बोला गया आपको अभाज्य गुणनखंड। तो आपने समझना है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुणा में खंड, गुणा में टुकड़े। अभाज्य जो अभाज्य संख्या में है। आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होती है। अभाज्य संख्या संख्या कौन होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका अपना एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है और वो होता है 1। अर्थात दो शब्दों में कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जो स्वयं के अलावा किसी से भी भाग नहीं होती, जो स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं होती। आप देख सकते हैं कि 2 सिर्फ 2 से भाग होता है और किसी से भाग नहीं होता। 3 सिर्फ 3 से भाग होता है और किसी से भाग नहीं होता। 5 जो है 5 से भाग होता है, किसी से भाग नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास 9 है। 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी भाग होती है और ये 9 से भाग होता है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या है। तो आपने क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड विधि मैं बता रहा हूं, आपने क्या करना, 729 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जो अभाज्य संख्या में है। ठीक है, अभाज्य संख्या में है। सात सौ 29 के आपने अभाज्य गुणनखंड बनाने, अर्थात 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह वगैरह, बस इसी में खंड होने चाहिए, इसमें टुकड़े होने चाहिए इसके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कितने भाग होता है। तो अब बारी बारी से आपने पता करना। आपको पता है, पहले आपने देखना है कि क्या ये संख्या 2 से भाग होती है। ठीक है, 2 से भाग के लिए मैं आपको साथ में यहाँ पर फार्मूले बताते रहता हूँ। 2 से वो संख्या भाग होती है जिसकी इकाई में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 होता है। तो आप देखें यहाँ पर इसकी इकाई में 2 है, तो 2 से भाग नहीं होता। 3 से भाग के लिए हम क्या करना है, इसके अंकों का योग करते हैं। 7 और 2 9, 9, 9, 18। 18 जो है वो 3 से भाग होता है। इसका मतलब है पूरी संख्या भी 3 से भाग होती है। इसको हम विभाजन के विधि बोलते हैं, जिसे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहलाते हैं, जिससे हम आसानी से पता कर लेते हैं कौन संख्या किससे भाग होती है। ये 3 से भाग होता है हमारे पास। 3 2 6, यहाँ पर 7 है, रिमाइंडर एक बचा, 12 हो गए, 4 3 12 और 3 3 9। ठीक है, अब दोबारा से 2 से भाग होता नहीं है,
तो 3 से ही कर रहे हैं हम, तो 3 से देखते हैं, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 जो 3 से भाग होता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से भाग होती है। 8 3 24, 1 3 3। दोबारा से 8 को 9, 9 3 से भाग होता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से भाग होती है। 3 2 6, 2 8, 7 3 21, ये 3 से भाग होती है। 9 3 27, 3 से भाग होती है। 3 3 9, 3 से भाग होती है। 3 एकम 3। अब आपने इसके अभाज्य गुणनखंड बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल का एक चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे। अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या लेता हूँ, उसके ऊपर ये लगाता हूँ, इसका मतलब क्या, वर्गमूल। आपको पता है कि जब हम 2 के ऊपर 2 लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये वर्ग है। इस प्रकार अगर आप 2 के ऊपर ये वाला चिन्ह लगाएंगे, वर्गमूल का चिन्ह है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 का वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे इसको, 2 का वर्गमूल। इसी प्रकार यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आपने 729 का आपने वर्गमूल ज्ञात करना है, तो का वर्गमूल ज्ञात करना है। जब इसका वर्गमूल होगा तो इसका भी वर्गमूल होगा, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे पास इसी संख्या के गुणनखंड है। तो ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल को खत्म करने के लिए, वर्गमूल में आप 2 बार गुना होता है, इस वर्गमूल खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इस जोड़े का हम 1 अंक लेते हैं, गुणा इस जोड़े का 1 अंक, गुणा इस जोड़े का 1 अंक। याद रखें, जब हम जोड़े का 1 अंक ले लिया तो ये वर्गमूल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 729 का वर्गमूल हमारे पास ये प्राप्त हुआ, अर्थात 729 बराबर 3 3 9 3 27। ये 729 का वर्गमूल है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड बना के इसको हल किया। अब दूसरी विधि है हमारे पास विभाजन विधि। विभाजन विधि, ठीक है। अब इसी सवाल के इसी उदाहरण के ऊपर मैं विभाजन विधि इस्तेमाल कर रहा हूं। आप जरा ध्यान से देखना कि विभाजन विधि क्या है। जैसे मेरे पास 729 है, इसको मैंने विभाजन विधि से करना है। ठीक है, इसको हमने विभाजन विधि से करना है। विभाजन विधि क्या कहलाती है, उसको हम एक तरह से भाग करते हैं। तो भाग करने की यहाँ पर कुछ कंडीशनें होती है, वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसके जोड़े बनाना है। तो जोड़े कैसे बनते हैं, राइट से लेफ्ट बनाने हैं आपने, जैसे ऐसे। इसका ये जोड़ा पड़ गया, या अकेला बच गया, ये हमारे पास है अकेले खुद में एक जोड़ा है। ठीक है, ये इसके जोड़े आपने इस तरफ बनाना है। ठीक है, इसकी जोड़ हमने इससे इस तरफ बनाने हैं। अब क्या करना है, हमने 7 को भाग करना है। तो यहां पर हमने भाजक को निकालना है। तो भाजक से कहां पता करते हैं भाजक का, आप क्या करेंगे, 1 के वर्ग 1 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, 3 गुना 3 3 का वर्ग हमारे पास 9 होता है। आप देखेंगे यहां पर 7 है, ये किस में आ रहा है हमारे पास, 1 गुना 1, 2 2 4, 3 3 9, ये 3 3 9 ज्यादा हो रहा है, यहां पर 7 है, तो हम लेंगे 2 गुना 2 को, अर्थात इसका भाजक 2 होगा और भाग 2 2 4, ऐसे करना होता है इसको। तो ये क्या है, 7 से 4 गए, हमारे पास 3 बचा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि भाग की तरह ऊपर से अंक उतारते हैं, परंतु याद रखें जोड़ा बनाया हुआ हमने, जोड़ा इसमें नीचे उतरेगा। ठीक है, अब इससे भाग नहीं होता, अब इसके लिए एक नया भाजक निकालेंगे हम। वो भाज्य कैसे प्राप्त करेंगे, उस भाज्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास भागफल हमें 2 मिला, उसका 2 गुणा करेंगे, 2 2 4। अब क्या करेंगे, जो 4 है मेरे पास, अब हम 4 के आगे एक ऐसा अंक ढूंढेंगे और उससे हम गुना करेंगे कि हमारे पास 329 आ जाए या इससे कम संख्या प्राप्त हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर 4 है मेरे पास, इसका 2 गुना 4 लिया, 4 के आगे मैं 1 रखता हूं तो 1 से ही गुना करूंगा, तो 41 आया, ये बहुत कम है हमारे पास। उसके बाद 4 के आगे 2 रखा, 2 से गुना की, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, इसी प्रकार 4 के आगे 3 रखा, 3 से गुना की, 3 3 9, 4 3 12, 129। 4 के आगे 4 रखा, 4 से गुना की, 4 चौके 16, 4 16 17, 176। ठीक है, उसी प्रकार 4 है, 4 के आगे मैंने 5 रखा, 5 से गुना की, 5 5 25, 2 5 के 20 2 22, 225। अभी बहुत कम है,
उसके बाद 4 के आगे 6 रखा और 6 से गुणा की, 6 6 36 का 6 का 3, 6 6 24, 5 26 27, अभी भी कम है। उसके बाद 4 के आगे 7 रखा और 7 से गुणा की, 7 7 49, 4 7 चुके 28 और 4 32। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 329 आ गया। कब आया है? जब 4 के आगे 7 रखते हो 7 से गुणा करते हो, उसी गुणा कर देते हैं। इस स्टेप को ध्यान से देखो, मैंने इसको लंबा करके इसलिए किया कि आप अच्छे से समझे कैसे किया जाता है। मतलब मैंने यहाँ 7 रखा, बाकी में 7 आएगा और उसको गुना करके 329 में प्राप्त हुआ, पूरा कट गया है। तो मेरे पास क्या आया? 27। तो 729 का वर्गमूल विभाजन विधि से हमारे पास आ गया 27। ठीक है, ये वर्गमूल निकालने की दोनों विधियां हमने कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं पाइथागोरस तरीका। पाइथागोरस ये हमारे पास गणितज्ञ का नाम है। उसने एक ऐसी हमें प्रमेय दी, एक ऐसी थ्योरम दी। उसने कहा कि जो हमारी संख्या होती है, जब हम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसमें एक बहुत ही मैजिक, बहुत ही जादूगरी हमें एक उसमें पैटर्न मिलता है। वो किस प्रकार का कि पहली किन्हीं दो संख्याओं के वर्ग का योग जो है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस त्रिक में क्या है? त्रिक मतलब 3 ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त होती है कि पहली 2, जैसे मतलब मेरे पास है एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का अगर मैं वर्ग करता हूं और उनका योग करता हूं तो किस तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, किस संख्या के बराबर हमें प्राप्त होती है, ऐसा होता है। उदाहरण के तौर पर मान लो मैं अगर उदाहरण लूं तो मान लो मेरे पास एक संख्या 3 है और एक 4 है। ठीक है, तो 3 3 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग कितना होता है हमारे पास? 3 3 9 जमा 4 चौके 16 बराबर है 25। 25 मतलब 5 के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग का योग एक अगली संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। तो ये 3 संख्याएं त्रिक कहलाती है, जिसको पाइथागोरस ने पाइथागोरस त्रिक का नाम दिया। अब इस त्रिक को निकालने के लिए उसने कुछ हमें मेथड बताए कि जो त्रिक होते हैं वो कुछ इस रूप में होते हैं। पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस त्रिक वो पाइथागोरस त्रिक कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे एक त्रिक का नाम उसने 2m बोला, एक m का वर्ग जमा 1 और m का वर्ग -1। त्रिक को निकालने का ये फार्मूला है। अगर हमारे पास एक त्रिक 2m है तो दूसरा m का वर्ग जमा 1 होगा, तथा m का वर्ग -1 होगा। और इनमें इस तरह संबंध होगा कि इन तीनों में से कोई 2 का वर्ग जो है वो तीसरे 2 के वर्ग का योग जो है वो तीसरे के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लो आपको यह दिया गया है कि 6 हमारी संख्या पद्धति में 6 एक ऐसी संख्या है, 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें पाइथागोरस त्रिक का जो बंडल है हमारे पास, पाइथागोरस जो त्रिक है उनमें से एक त्रिक 6 है। तो अन्य हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक त्रिक हमारे पास 6 दिया हुआ है, हमने बाकी के त्रिक निकालने हैं। ठीक है, वो कैसे निकालने हैं? तो हम क्या करेंगे, जो 6 हमें त्रिक दिया गया है, ये 6 जो है वो तीनों में से कोई एक मान लेंगे। 6 हमें 2m मान सकते हैं, 6 हमें m का वर्ग जमा 1 मान सकते हैं, 6 हमें m का वर्ग -1 मान सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक को हम इस त्रिक को माने, क्योंकि हम दिया हुआ है कि 6 जो है इन त्रिकों में से कोई एक सदस्य है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो 2m, ये त्रिक जो है 2m बराबर है 6 है। ठीक है, बटा 2 बराबर है 3, अर्थात m का मान 3 निकल गया। अब इस m के मान को बाकी जो 2 त्रिक बचते हैं उसमें भर दो। यहां से हमें m का वर्ग जमा 1 का कीमत आती है 3 का वर्ग जमा 1, अर्थात 3 3 9 जमा 1 10। और अगला त्रिक है m का वर्ग -1, इसमें m का मान भर दो
3 का वर्ग नफी 1 अर्थात 3 3 9 नफी 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 8। इस प्रकार हमें 2 त्रिक मिल जाते हैं, एक 10 एक 8। तो ये पाइथागोरस एक त्रिक 6 था, तो इसकी सहायता से हमने 2 त्रिक और निकाल दिए 8 और 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो संबंध होता है वो इस प्रकार होता है कि 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग जो है वो 10 के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस त्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं इन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नों की। निम्न संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगर हम 81 का वर्ग या 272 का वर्ग या 799 का वर्ग या 1234 का वर्ग लेते हैं तो इसकी इकाई में क्या अंक होगा बिना वर्ग किए। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने वही बताया हुआ है कि 81 में इकाई का अंक कितना है, इक्यासी में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है 1 है। तो इस 1 का जो वर्ग होगा वो ही इस संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में होगा। इसका वर्ग कितना होगा 1 होगा, तो 1 ही इसके वर्ग में इकाई का अंक होगा। मतलब 81 और 81 का जो वर्ग प्राप्त होगा हमें, उसकी इकाई में भी हमारे पास इस 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, इसकी इकाई में क्या है 2 है ना, इसका वर्ग कितना होता है हमारे पास 2 2 4। तो इसके वर्ग में जो संख्या प्राप्त होगी उसकी इकाई के अंक में 4 होगा। उसी प्रकार 799 में इकाई का अंक कितना 81 है, 9 है, 9 का वर्ग होता है 81 में इकाई का अंक कितना है 1 है। तो इस संख्या का जो वर्ग होगा उसकी इकाई में 1 होगा। इसी प्रकार 1234 है, इसकी इकाई में हमारे पास है 1234 के इकाई में हमारे पास 4 है और 4 का वर्ग होता है 16। तो इसके वर्ग में जो इकाई का अंक 6 है। जब इस संख्या का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो इस इकाई में हमें 6 मिलेगा, अर्थात 1234 गुणा 1234 से जो संख्या प्राप्त होगी हमें उसकी इकाई में हमारे पास 6 होगा। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्याएं। इनमें से कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है, वर्ग करने के बाद जो प्राप्त होती है संख्या उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस संख्या की इकाई में क्या होता है, इकाई में हमारे पास 1 4 5 6 और 9 होता है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है। इस विधि से जिस संख्या की इकाई में 1 4 5 6 और 9 होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अर्थात वर्ग करने के बाद उन संख्याओं में की इकाई में ये अंक हमें प्राप्त होते हैं। जिसके इकाई में 2 3 7 8 होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसी के आधार पर आप दे सकते हैं यहाँ पर इसकी इकाई में 7 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसकी इकाई में 3 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसकी इकाई में हमारे पास क्या है 8 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैं साथ में दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसकी इकाई में कितना है 2 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 1 4 5 6 और 9 इकाई में ये अंक होना चाहिए, तो हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको बड़ी तरह समझ आ गया होगा, वर्ग ज्ञात करना 32 का वर्ग निकलेगा, 32 को 32 से गुणा कर देंगे। उस तरह 71 के वर्ग निकालने के लिए 71 को 71 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमने दोनों विधियों से कर लिया। एक उदाहरण लेकर मैं बता दिया था आपको कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए 9604 अभाज्य गुणनखंड विधि से और विभाजन विधि से इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए मैंने एक 10 या 6 का उदाहरण लिया था और हमने पाइथागोरस त्रिक में बाकी अन्य जो इसके
इसके त्रिक थे वो थे निकाले थे 8 और 10। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बचती है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमने सिंपल क्वेश्चन का वर्गमूल तो दिया था, परंतु यहां पर दशमलव संख्या का वर्गमूल हमें नहीं दिया था। मैं इसको आपको करवा देता हूं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि जो आप दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वो हमेशा विभाजन विधि से निकलता है, भाज्य गुणनखंड विधि से उसको नहीं निकाला जा सकता है। तो 707.29 का आपने वर्गमूल ज्ञात करना है तो उसको हम विभाजन विधि से ही करते हैं। ठीक है, जैसे आप विभाजन विधि से आप गुणनखंड विधि से करते थे। ठीक है, आप विभाजन विधि बिना दशमलव वाली संख्याओं को विभाजन विधि करते थे तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका वही है, परंतु दशमलव के को देखते हुए इसके जो जोड़े बनाते हैं हम, वो जोड़े बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। उसको थोड़ा देखने में दोनों क्वेश्चन को आपको कंपेयर कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर 729 था, तो यहाँ पर जब हमने इसको विभाजन विधि से किया तो हम क्या करते हैं, राइट से लेकर लेफ्ट तक, मतलब दाएं से लेकर बाएं की तरफ आप जोड़े बनाते हैं इसको ऐसे। ठीक है, परंतु दशमलव की वजह से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब दशमलव संख्या होते हैं तो उसकी क्या है, दशमलव की इस तरफ जो संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है हमारे पास, आप देख सकते हैं 7.29 का मतलब क्या है, 7 हमारे पास पूरी संख्या है और 0.29 ये क्या है हमारे पास एक से छोटी संख्या हो जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पूर्ण संख्या उसका जोड़ा उसी तरह बनाते हैं हम दाएं से बाएं। ठीक है, पर दशमलव की इस तरह वाली संख्या जो होती है उसका जोड़ा जो है वो बाएं से दाएं बनाया जाता है ऐसे आगे तरफ। अगर हम जरूरत पड़ती है तो उसके आगे जीरो लगाकर जोड़ा और बढ़ा सकते हैं ऐसे। बस ये जोड़े बनाने का और इसके डायरेक्शन का आप देख लो। ठीक है, यहां पर हमने जोड़े किस तरह बनाए थे, यहां पर जोड़े बनाए थे हमने बाएं से दाएं, क्योंकि 729 हमारे पास पूरी संख्या पूर्ण संख्या है, इसलिए हमने इसका जोड़े हमेशा दाएं से बाएं बनते हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, और इसमें जोड़े जो है पूर्ण संख्या के जोड़े वैसे ही बनते हैं दाएं से बाएं, परंतु दशमलव से छोटी संख्या या मतलब एक से जो छोटी संख्या होती है, दशमलव के बाद वाली संख्या होती है, उसके जोड़े हमारे क्या बनते हैं, बाएं से दाएं ऐसे बनते हैं, इस डायरेक्शन में बनाए जाते हैं। इसके जोड़े ऐसे इस डायरेक्शन बनेंगे और दशमलव की इस तरफ वाले जोड़े जो है इस तरफ बनाए जाते हैं। पहला तो ये काम है हमारे पास की जोड़े हमें अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, फिर उसको विभाजन करने का वही तरीका है जो हम करते आए हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 है। ठीक है, 7 को भाग करने के लिए हमें भाज्य का हमारे पता करना है, तो भाज्य का पता करने के लिए वही एक को 1 से गुना, 2 2 4 3 3 9। ठीक है, आप देखते हैं 1 कम 1 बहुत कम है, 2 2 4 उसके आसपास है, 3 3 9 उससे बड़ा हो गया, तो हमें ए लेना है। ठीक है, ये लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 4। ठीक है, तो ये 3 उतर जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 10 आ रहा है तो यहाँ पे 10 लगेगा, बाघ में 10 लगेगा, तो उसके बाद दोबारा से उसी जोड़ा उतारेंगे हम 2 9, पूरा जोड़ा उतारा आपने, बात हो जाती है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका भाज्य पता करने के लिए पहले इसका 2 गुणा लेते हैं, जो भागफल होता है उसका 2 गुणा करिए, 2 2 4। ठीक है, 2 गुणा 2 2 4 किया। अब क्या करेंगे, इस 4 के आगे वही जो अंक रखेंगे उसी से हम गुणा करेंगे। तो हम पहले भी 4 के आगे हम 7 रखते थे और 7 से गुणा करते थे, तो हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास 329 प्राप्त होता है हमें। ठीक है, 7 के ऊपर आया है तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 329, ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या है 2.7।